हेलो बच्चों, मैं अनंत कुमार आपको अपना YouTube चैनल डेयर क्लास में स्वागत करता हूं। तो हमने साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर अम्ल, भस्म और क्षार, और इससे पहले कि हमने कवर कर चुके थे प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज। तो हमने बहुत पूरे चैप्टर कवर कर लिया था, लेकिन इससे कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो नहीं किए थे। तो आज इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स है वो 50% हो चुका है, मतलब इक्वल मार्क्स का 50% केवल ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। और इस लॉकडाउन में हमको आशा लग रहा है कि जो एग्जाम होंगे वो शायद ऑब्जेक्टिव का हो सकते हैं ज्यादातर। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही ज्यादा जोर देने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये है कि निम्नलिखित ऑप्शन में कौन जो है अपघटन अभिक्रिया है। तो हमने अपघटन अभिक्रिया बताया था कि जब भी कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे कि किसमें एक पदार्थ जो है टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहे हैं। तो इसमें हमने देख रहे हैं कि NaOH जो है HCl के साथ जुड़ करके NaCl और H2O बनाई है, लेकिन ये अपघटन अभिक्रिया नहीं हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि NH4CnO जो अभिक्रिया करके एक इस नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में कि KClO3 टूट करके KCl प्लस O2 बना रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण किया, मतलब कि यह जो अभिक्रिया है एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें से बताना है इन चारों में कि विस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि CaO और H2O जुड़ करके CO और H2 बनाया, मतलब कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इस ऑप्शन में क्या है कि CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों का निर्माण किया, यानी कि यह एक प्रकार का आपका अपघटन अभिक्रिया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe+CuSO4 जो कि FeSO4+Cu बनाया। इसमें क्या हो रहा है कि फेरस कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर फेरस की जगह पर कॉपर आ गया और कॉपर की जगह पर फेरस की जगह पर कॉपर चला गया। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन हो रहा है, कॉपर का विस्थापन हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो फेरस के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि इस पूरे चारों समीकरण में जो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है वो ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमने बताया था कि उभय विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, जिसमें कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें किसमें अपने आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर तो जुड़ रहे हैं दोनों पदार्थ जुड़ करके H2 बना दिए। यहाँ पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में जुड़े हैं। तो बन रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है, यानी कि जो है विस्थापन अभिक्रिया है वो ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि अपघटन अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से खोजना है कि इसमें से अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो अपघटन अभिक्रिया जानते हैं कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब कि यह अपघटन अभिक्रिया है। इसके बाद दूसरा है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है, पोटेशियम क्लोरेट टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस बना रहा है, यानी कि एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है, विभाजित हो रहा है, विभक्त हो रहा है। तो यानी कि यह अपघटित है, तो अपघटन अभिक्रिया है। और तीसरा नंबर भोजन का पचना। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं उसका भोजन जो पचता है वो एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया ही होती है। इसमें बहुत सारे पदार्थ आपस में टूटते हैं, यानी कि भोजन का पचना भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है। जब 3 अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया है, तो यानी कि चौथा जो अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। हमारे पास 5वां क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों जुड़ करके जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में कौन सा बात सही है ये बताना है। तो ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। हमने बताया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण में होता यह है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ZnO में ऑक्सीजन साथ में है और इसमें से O निकल गया है, मतलब कि ऑक्सीजन का ZnO से निष्कासन हुआ है। तो ऑक्सीजन का जिसमें निष्कासन होता है वो अभिक्रिया क्या होती है? अवकरण अभिक्रिया होती है। यानी कि बात ये सही है कि ZnO का क्या हो रहा है? तो अवकरण हो रहा है। ऑप्शन में खोजते हैं क्या ZnO का अवकरण कहीं पे दिख रहा है? तो यहाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है कि ZnO का अवकरण हो रहा है, यानी कि इसका आंसर ये सही होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि पहला सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, दूसरा ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, ऑप्शन नंबर 3 है सिर्फ अवकरण कि इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एलपीजी यानी कि जो हम लोग घर में खाना बनाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं वो होता है एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका प्रमुख अवयव कौन होता है? तो इसका प्रमुख अवयव होता कौन है जी? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या एथेन। इसका मुख्य अवयव जो होता है वो होता है ब्यूटेन। इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का जो सिद्धांत होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पे कार्य करती है, किन सिद्धांतों के कारण वो होती है? हमारे पास 4 है ऑप्शन। पहला है गति का नियम। तो न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था, क्या उनके कारण ये अभिक्रियाएं होती हैं? तो जी नहीं, उसके कारण तो नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हमने आपको बताया भी था दोस्तों कि यह जो रासायनिक जो संतुलित समीकरण होते हैं वो किस पे काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ये कार्य करते हैं। तो आपका जो संतुलित समीकरण होता है वह किसके कारण होते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने आपको बताया था कि ये होता क्या है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहते हैं, मतलब बदलते नहीं है। अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी किसी भी पदार्थ में किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान वही रहता है जो पहले होता है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पेट्रोल का जलना कैसी अभिक्रिया है? जब पेट्रोल जलता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोल का जलना कैसी अभिक्रिया है? तो जो पेट्रोल जलता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों हमने बताया था कि दहन क्या होता है, दहन अभिक्रिया होती क्या है? तो दहन में हम करते क्या है कि कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो इससे प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त होता है, और यह जो पदार्थ के जलने का जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो पेट्रोल जल रहा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल रहा है, और जब जलता है तो प्रकाश भी प्राप्त होता है और ऊष्मा भी निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोल का जलना है वो एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दहन अभिक्रिया। तो पेट्रोल का जलना जो है एक प्रकार की दहन अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप क्या होता है? तो हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ के जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला ये कि दहनशील पदार्थ का होना। कोई भी पदार्थ जलता है तो वो दहनशील होना चाहिए तभी वो जल पाएगा। दूसरा दहन के पोषक तत्व। दहन के पोषक तत्व का अर्थ ये होता है कि वैसे पदार्थ जो दहन में सहायता करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन गैस, अगर ये रहेगा तभी जल पाएगा। और तीसरा होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है दोस्तों? तो वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। तो याद रखेंगे इसको, ज्वलन ताप को, कि होता क्या है कि जब भी कोई पदार्थ जलता है तो जलने से पहले गर्म होता है और एक ऐसे न्यूनतम ताप पे पहुंचता है जहां पे वो जलना प्रारंभ कर देता है, और उसी न्यूनतम ताप को हम क्या कहते हैं कि उस पदार्थ का ज्वलन ताप है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 11 नंबर कि सोडियम क्लोराइड, अगर द्रवित सोडियम क्लोराइड को लिया जाए और उसका हम विद्युत अपघटन कराएं यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड के द्रवित रूप में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आयनों में टूट जाएंगे और आयन एक कैथोड पे जाएगा और दूसरा एनोड पे जाएगा।
तो आइए देखते हैं इस अभिक्रिया को कौन से पदार्थ जो है कहाँ पे जाएंगी, कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे होगा। तो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जब हम इसमें विद्युत धारा डालेंगे तो होगा क्या कि सोडियम यानी कि पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, धन और ऋण आयन में दोनों में आकर्षण होता है, तो पॉजिटिव जाएगा ऋण आयन के पास, और ऋण आयन जो होते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। ओके, और साथ में जो क्लोरीन है वो आपका निगेटिव है और जाएगा पॉजिटिव वाले के पास यानी कि एनोड के पास प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम जब भी हम द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सोडियम आयन है वह कैथोड पे प्राप्त होगा और जो क्लोरीन आयन है वो एनोड पे प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों में अभिक्रिया कराएंगे यानी कि खली चूना और जल में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 और साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। दोस्तों हमें याद रखना यह है कि जब भी अभिक्रिया होती है तो हमें प्लस ऊष्मा प्राप्त होता है, यानी कि यह जो अभिक्रिया है एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्मा निकल रहा है यानी कि यह जो अभिक्रिया है एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैसी अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं समीकरण दिखाया जा रहा है या किस प्रकार का अभिक्रिया ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वह ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके NO और साथ में H6H2O बना रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को विस्थापित करके NO बना दिया, मतलब यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों याद रखें यह एक प्रकार का किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो इससे आप ध्यान दें कि यह जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि इस अभिक्रिया को देखिए और इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है। यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया से हमें क्या मालूम हो रहा है, आइए देखते हैं क्या मालूम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस जो है यहाँ आयोडीन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो हमने बताया था आपको विस्थापन अभिक्रिया में कि कौन पदार्थ जिसको मतलब कोई पदार्थ अगर किसी यौगिक के किसी परमाणु को विस्थापित करता है तो जो विस्थापित करने वाला पदार्थ होता है वह जो है ज्यादा क्रियाशील होता है जो विस्थापित हो गया है उससे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है विस्थापित कर रहा है आयोडीन को। तो इसमें दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन जो आयोडीन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो हमें पता ये चल रहा है इस प्रश्न से कि दोनों में यानी कि क्लोरीन और आयोडीन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो क्लोरीन है, क्रियाशील है क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि इस अभिक्रिया में अवकारक कौन है। अब हम जानते हैं ये है कि अवकारक होता क्या है। तो दोस्तों जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकृत हो गया इसका मतलब क्या होता है, तो हम बताए थे कि जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ जो है ऑक्सीकृत हो गया, और जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वही अवकारक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Fe2O3 जो है वो कन्वर्ट हो गया है Fe में, मतलब कि ऑक्सीजन का इससे निष्कासन हुआ और ये ऑक्सीजन गया कहाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जाकर के मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है ऑक्सीजन को प्राप्त करके। तो हमने बताया कि जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। तो इसमें अवकारक कौन है दोस्तों, को कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका अवकारक है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 3Fe प्लस 4H2O बना दिया Fe3O4 प्लस 3CO2। बताना हमें यह है कि इनमें से ऑक्सीकारक कौन है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि जो पदार्थ अवकृत होता है वह पदार्थ क्या होता है, तो ऑक्सीकारक होता है। तो जो पदार्थ अवकृत हुआ, अवकृत हम कब कहते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ अवकृत हो गया, और उसी पदार्थ को हम कहते हैं कि वो ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे तो आपका 16 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, जो समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण में ऑक्सीकारक कौन है। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीकारक होता क्या है। तो बताया था कि जो पदार्थ अवकृत हो जाता है वही क्या कहलाता है,
ऑक्सीकारक कहलाता है। जो पदार्थ अक्रिय हो गया वही क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो अक्रिय कब होता है कोई पदार्थ, तो हम कहते हैं कि जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है, त्याग करता है, कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन को त्याग कर देगा, ऑक्सीजन का क्या करेगा दोस्तों, त्याग कर देगा, तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ जो है अकृत हो गया। क्या हो गया, अकृत हो गया। और जो पदार्थ अकृत हो जाता है उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन से, इस समीकरण में कौन से जो पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन का त्याग कर रहे हैं। तो क्या Fe यानी फेरस वो ऑक्सीजन का त्याग किया है, तो इसके पास तो ऑक्सीजन था नहीं, तो त्याग क्या करेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं H2O के बाद, तो H2O के पास ऑक्सीजन है जो त्याग करके यहाँ पर H2 केवल दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में ऑक्सीकारक कौन है, तो H2O है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाले चीज होते हैं कि ऑक्सीकारक कौन है, अकारक कौन है। तो इसकी डेफिनेशन को आप बहुत सही तरीके से ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके दोस्तों, इस टाइप के जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप बनाए घर पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा, हर बार। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ हमारे पास ऑप्शन है जिनमें से हमें, तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 17 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया में कौन परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनमें से कौन जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है आयतन, क्या कोई पदार्थ का आयतन परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, क्या द्रव्यमान परिवर्तित होता है, कि रासायनिक गुण परिवर्तित होता है। इसमें से कौन जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम से कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ के द्रव्यमान होते हैं वो संरक्षित होते हैं, मतलब कि बदलते नहीं हैं। तो इसमें से कौन परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है पूरे अभिक्रिया में, पूरे रासायनिक समीकरण में जो परिवर्तित नहीं होता है तो वो चीज है आपका द्रव्यमान। तो आज का वीडियोस था हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो हमने आज पूरे चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, और हम आपसे आशा करते हैं कि घर पे जाकर बुक्स से और भी बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।